आज जो है हम क्या करेंगे, लीडरशिप की थ्योरीज में हमने जो है ट्रेड की थ्योरी को देखा था। हमने जो है इसके अलावा कुछ और जो है एक आध थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि किस तरीके से लीड मैनेजर जो है वो अपने अंदर लीडर की जो है क्वालिटीज लेकर आता है। दूसरी जो स्टडी हमने देखी थी वो एशरिच कॉलेज की थी, जिन्होंने इस पे काम किया था और उन्होंने जो है चार किस्म की क्वालिटीज आपको बताई थी कि एक जो है मैनेजर को डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन किस तरीके से इन क्वालिटीज को ऑप्ट करता है, किस तरीके से इनको कैरी ऑन करता है। ठीक है। आज जो है हम देखेंगे कि कॉन्टिजेंसी थ्योरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, और वो जो है किस तरीके से हमें आइडिया देती है कि मैनेजमेंट जो है उस पर काम करें या मैनेजर जो है किस तरीके से उनको ऑप्ट कर सकता है। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, कॉन्टिजेंसी जो है डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि आप जो है सरकमस्टांसेस के बेसिस पे अपने जो है अप्रोच को चेंज करो। कॉन्टिजेंसी थ्योरी कहती है कि दिस सजेस्ट दैट देयर इज नो करेक्ट स्टाइल और अप्रोच। Instead, successful leadership involves adapting to the particular circumstances in which the leader finds themselves. कि आपके पास जो है कोई भी स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, डिपेंड करता है नीड पे कि आप किस तरीके से अपनी अप्रोच को चेंज करते हो, किस तरीके से आप जो है सिचुएशन को हैंडल करते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है कहो कि जी बस एक स्टाइल है तो वही जो है मैनेजर के अंदर जो है वो लीडरशिप का एक ही खूबी होगी तो वो जो है लीडरशिप कर सकता है या जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी कहती है कि आपकी जो क्वालिटीज हैं वो जो है चेंज होती रहती है सिचुएशन टू सिचुएशंस। जो खास सिचुएशंस आ जाती है उस वक्त, जैसे हमने कल भी कहा था कि आप जो है टेल से निकल के जो है सेल की तरफ जा सकते हैं, सेल से जो है आप किसी और अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो है सिचुएशन की नीड क्या है। इसमें जो पहले जो है आपके पास थ्योरी है वो कहती है, एडेयर की है एक्शन सेंटर्ड थ्योरी, कि जो बेस्ड करती है किस चीज पे, एक्शन पे बेस्ड करती है। एडेयर सजेस्टेड that any leader has to strive to balance three interrelated goals in order to be effective। कि तीन मेजर गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैं लीडर को चूज करने चाहिए, उन पे फोकस करना चाहिए और उनके दरमियान उसको बैलेंस सेट करना चाहिए। These goals relate to the need of the group, the individual and the task। कि आपको क्या करना होगा कि लोगों की नीड को भी देखना होगा, आपको जो है ग्रुप वाइज भी उसको देखना होगा, इंडिविजुअल भी देखना होगा, और आपने अपने टास्क की नीड को भी देखना होगा। क्योंकि हमने जो है जब जो है वो ग्रिड वगैरह पढ़े थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि हमें जो है दो चीजों में चूज करना होता है, लेकिन इसने आपको थ्री डायमेंशंस दिए। इसने कहा कि आपको इन तीनों के दरमियान क्या करना होगा, एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। एक हमने कहा कि टास्क नीड, दूसरा इंडिविजुअल नीड्स है, ग्रुप नीड्स है। टास्क नीड को अगर हम पहले देखें तो टास्क नीड आपके पास क्या है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो सेट करती है कि वो फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है। उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी, अपने कामों के लिए प्लानिंग करेगी कि मैंने जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। उसके बाद एलोकेटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, कौन इसको जो है कैरी ऑन करेगा। और उसके बाद हमने क्या करना होगा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी सेट करना होगा जिसके साथ आप कंपैरिजन कर सकोगे, इवैल्यूएशन कर सकोगे कि किस तरीके से जो है आपके टास्क अचीव हो रहे हैं कि नहीं अचीव हो रहे हैं। आपने जो टारगेट्स अचीव रखे थे, ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपने क्या करना होगा, इंडिविजुअल नीड को देखना होगा। आपने जो है कोचिंग की फैसिलिटी देनी होगी उनको, जो है जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं और आपने जो है एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दी, तो जहाँ पे उनको जो है ट्रेनिंग की जरूरत हो, जहाँ पे उनको स्किल्स की जरूरत होगी नए, आप उनको क्या करोगे, कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। आप उनको जो है काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो कि काम किस तरीके से परफॉर्म होगा, कैसे जो है वो इन चीज़ों को, एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आप उसकी डेवलपिंग और मोटिवेशन पे काम करोगे। ठीक है, कि डेवलपिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है, आपने उनको काम सिखाना है, आपने उनको जो है प्रैक्टिकली बताना है कि किस तरीके से वो इसको जो है ऑप्ट कर सकते हैं, और आप किस तरीके से उनको जो एजुकेट करते हैं कि वो अपने अंदर नए स्किल्स लेकर आए। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फैक्टर है मोटिवेशन का, कि आपने क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना होगा। जब आपका हर इंडिविजुअल जो है मोटिवेटेड होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है इजीली अचीव हो सकेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, डिस्करेज है,
तो कभी भी जो है आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो सकते। थर्ड आपके पास जो है वो है ग्रुप नीड्स, जिसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन है कि आपके जो ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग होना चाहिए। आप में जो है बताना होगा कि किस तरीके से इनके दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, किस तरीके से जो है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबको गाइड करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे की क्यूरीज जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, सो इन चीज़ों के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना होगा कि आपने जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन चैनल को डेवलप करना होगा। इसके बाद जो है सेकंड कहता है कि टीम बिल्डिंग। आपने जो है जो टीम बिल्ड करनी है उसके लिए आपने देखना होगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आपके पास जो है कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं और आपने उनको कैसे एज ए टीम डिजाइन करना है। फिर वही बात मोटिवेशन आ जाती है कि टीम को मोटिवेट करना है। आपने टीम को जो है एक साथ लेकर जाने के लिए इनकरेज करना है कि वो लोग जो है उस ऑब्जेक्टिव को एक ही ऑब्जेक्टिव कंसिडर करके एक साथ चलें और उसमें जो है हाईली पार्टिसिपेशन शो करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप के लिए वो है डिसिप्लिन, कि आपका ग्रुप जो है वो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन के साथ काम करें। अगर ग्रुप में जो है डिसिप्लिन नहीं होगा तो हर बंदा जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से काम करेगा। तो इसीलिए आपके पास जो अडेयर ने कहा कि आपने क्या करना होगा कि इन तीन चीजों को बैलेंस लेकर आना होगा, कि कहाँ पे आपको कोचिंग की जरूरत है, कहाँ पे आपको जो है टीम बिल्डिंग की जरूरत है, कहाँ पे आपने जो है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरीके से आपने जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है और अपने एम्प्लॉयज को बताना है। तो एक मैनेजर का टास्क जो है क्या करना है कि वो एज ए लीडर क्या करेगा, इन तीन चीजों को बैलेंस लेकर जाएगा। जब ये तीनों चीजें जो है बैलेंस चलेंगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है फेडलर की थी हो गया कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कहता है कि फेडलर स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क ग्रुप। फर्स्ट ही आइडेंटिफाइड टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसका मेन फोकस क्या था कि उसने जो है रिलेशनशिप देखा कि आपके जो है स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है, ठीक है, उनके दरमियान और आपके जो ग्रुप वर्क है वो कितना इफेक्टिव होता है। क्योंकि आप जो है ग्रुप में टास्क करा रहे हो, ग्रुप में जो है काम जब करा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब वो कंबाइन है तो कंबाइन उनका इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, कंबाइनली वो आपके जो है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव करे। तो इसने क्या कर दिया कि दो लीडरशिप स्टाइल्स को पहले देखा। पहला आपके पास आ गया साइकोलॉजी डिस्टेंट मैनेजर्स, कि जो क्या करते हैं कि साइकोलॉजी के जो है साइकोलॉजिकली जो है मैनेजर्स जो है वो खुद को जो है डिस्टिंग रहते हैं, दूर रखते हैं एक दूसरे से। किस तरीके से? सीक टू कीप देयर डिस्टेंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स बाय फॉर्मलाइजिंग रूल्स एंड रिलेशनशिप विद इन द टीम। कि वो ऑर्गेनाइज अपनी जो टीम है उसकी उसके अंदर वो क्या कर देता है कि हायरार्की को डिफाइन कर देता है और उसमें तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन की मूवमेंट जो है वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जितनी या टीम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो फॉर्मल चैनल से होगा और सबके अपने रोल्स होंगे और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन मूव करेगी। सेकंड कहता है कि आर विड्रॉन एंड रिजर्व इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और ये चीजें क्या होंगी कि इनके आपस में जो रिलेशनशिप होगा, ठीक हो गया, उनके दरमियान जो है वो क्या होंगी, एक खास तरीके के साथ होगी, उनके जो है अपने लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे जिसके जरिए से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड कहता है प्रेफर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन मेथड्स रादर देन सीकिंग इनफॉर्मल ओपिनियंस। कि इसमें आप क्या करोगे कि जो है कोशिश क्या होगी कि जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो लेगा, कोई कम्युनिकेट करेगा इंफॉर्मेशन, वो जो है कंसल्टेंसी के थ्रू लेगा, कि कंसल्ट करेगा एक बंदे के पास, जी मुझे जो है इसके बारे में आप गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो उसको गाइड देगा। ना कि वो जो है जाके इनफॉर्मली लोगों से ओपिनियन ले या अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से पूछे कि ये काम कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए। और सबसे मेजर जो चीज है इसमें आर प्राइमरी टास्क ओरिएंटेड, कि इसका मकसद क्या है, टास्क से रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजेशन के टास्क प्रॉपर्ली अचीव हो, उस पर फोकस हो, बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं उस पर उनका टाइम वेस्ट ना हो, एक प्रॉपर चैनल के साथ वो चले और अपने ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करें। दूसरा जो मेथड है लीडरशिप का स्टाइल उन्होंने जो बताया वो है साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स। ये क्या करता है, डू नॉट सीक टू फॉर्मलाइज रोल्स एंड रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स को, रोल्स को फॉर्मलाइज नहीं करता बल्कि क्या करता है, सबको क्लोज रखता है। मैनेजर्स लोगों के साथ इन टच रहता है अपने स्टाफ के साथ। प्रेफर इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स टू रेगुलर स्टाफ मीटिंग्स, कि वो जो इनफॉर्मल तरीके से उनके साथ कांटेक्ट में रहता है, उनके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि उनके साथ जो है रेगुलरली मीटिंग कर सके, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी इश्यूज आए, वो डायरेक्टली क्या हो, उनके साथ कनेक्टेड हो और उनके साथ डिस्कस कर सके। थर्ड चीज कहता है कि आर प्राइमरीली पर्सन ओरिएंटेड रादर देन टास्क ओरिएंटेड,
कि ये टास्क से रिलेटेड नहीं होता बल्कि पर्सन टू पर्सन है, कि अगर आपके जो है पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आपने जो है वो स्किल्ड बंदा है और आपने उसके साथ जो है क्लोज रिलेशनशिप रखा हुआ है, तो आप एनी टाइम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप एनी टाइम उसके साथ जो है डिस्कशन कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। सो कहता है कि सो विच ऑफ द टू स्टाइल्स इज मोस्ट इफेक्टिव? Fedler argued that this depended on the circumstances the manager found themselves in. He identified three key variables within the leadership situation. वही बात, जाहिर सी बात है, कहते हैं कि कौन सी जो है सबसे लीडरशिप इफेक्टिव है, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा स्टाइल जो है ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ज्यादातर किस चीज पे बेस करते हैं, सर्कमस्टांसेस पे बेस करते हैं। ठीक है, कि क्या सिचुएशंस है, मैनेजर किस सिचुएशन में है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इसको चेंज करता रहता है। तो उसने थ्री की वेरिएबल्स बताए, ठीक हो गया सिचुएशंस के। फर्स्ट क्या कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द ग्रुप। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके दरमियान रिलेशनशिप है, लीडर और ग्रुप के दरमियान, कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कितना करते हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितना देते हैं। दूसरी बात, द एक्सटेंट टू विच द टास्क इज डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर, और किस लेवल तक काम बताया गया है और किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया, किस तरीके से उसको फॉर्मलाइज चैनल में डिफाइन किया गया है। थर्ड, द पावर ऑफ द लीडर इन रिलेशन टू द ग्रुप्स, और लीडर के पास इख्तियारात क्या है, लीडर के पास पावर कितना है ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जिस लीडर के पास पावर ज्यादा हो वो उसको क्या कर सकता है, टेल की सिचुएशन की तरफ ले जाता है। सो कहता है कि फेडलर suggests that situation is most favorable for the manager when they have a strong relationship with the group they are managing. Group tasks are well defined and the power of the leader to reward and punish them is high. ये हो गया। और जिस कहता है कि जब सिचुएशन जो है फेवरेबल तब होगी जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा ग्रुप के दरमियान और मैनेजर्स के दरमियान, कि वो किस तरीके से चीजों को डिफाइन करके बताता है, किस तरीके से उनको मैनेज करता है, और फिर लीडर के पास जो है रिवॉर्ड का पावर भी हो, पनिशमेंट का भी हो, तो तब जो है सिस्टम सही चलेगा, कि जो गलती करता है उसको सजा मिले और जो है बेस्ट करता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको रिवॉर्ड मिले। अगर आप वन साइडेड चलोगे, सिर्फ पनिशमेंट साइड पे चलोगे, तो कभी भी जो है आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपना रिवार्ड नजर नहीं आ रहा, जस्ट पनिशमेंट ही नजर आएगी। सो कहते हैं कि Fiedler research indicated that a PDM approach works best with the situation in either very favorable or very unfavorable to the leader. ठीक हो गया। और हमने जो कहा कि आपके पास जो है जो डिस्टेंट मेथड है वो क्या करती है कि आपके पास बेस्ट अप्रोच है, सिचुएशन के साथ डिपेंड करता है कि या जो है सिचुएशन जो है वो फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी लीडर के लिए, तो वहां पे जो है वो डिस्टेंट सिचुएशन की तरफ जा सकता है। लेकिन जहां पे वो क्लोज की तरफ जाएगा, कहते हैं कि वर्क बेस्ट व्हेन द सिचुएशन इज ओनली मॉडरेट फेवरेबल टू द फॉर द लीडर, कि जहां पे सिचुएशन नॉर्मल होगी लीडर के लिए जो है नॉर्मल सिचुएशन होगी, अगर कहीं पे जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल की सिचुएशन होगी तो वहां पे वो डिस्टेंस की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे उसके लिए डिस्टेंस सही काम करेगा, क्योंकि वो जो है या वन टू वन होगा या जो है क्या होगा कि वो टोटली जो है टास्क ओरिएंटेड चलेगा। लेकिन जब वो क्लोज की तरफ आएगा तो वो वहीं पे काम करेगी जहाँ पे जो है सिचुएशन फेवरेबल होगी और लीडर जो है समझता है कि जो एम्प्लॉयज को वो काम कहेगा एम्प्लॉयज जो है उसको प्रॉपरली मानेंगे। फर्दर एनालिसिस इन्होंने की हुई है फेडलर की, कहते हैं कि फेडलर सजेशन इज एक्चुअली क्वाइट लॉजिकल। ठीक हो गया, कि उसके जो जो सजेशंस हैं, उन्हें जो काम किया हुआ है, जो थ्योरी में बताया हुआ है, लॉजिकल है। किस तरीके से? कहता है कि इन द इवेंट दैट सर्कमस्टांसेस आर फेवरेबल फॉर द लीडर, well defined task, strong relationship with the group, high power, there is no need to try or and spend time building a close relationship with the team, as the relationship is already strong. A task oriented approach is therefore likely to be most productive. कहते हैं कि जब सिचुएशन फेवरेबल होगी, जहां पे जो है सारे काम लोगों को पहले से बता दिए होंगे और रिलेशनशिप ग्रुप के दरमियान स्ट्रांग होगा और जो है लीडर के पास अथॉरिटी भी होगी, पावर भी होगा, तो वहां पे सिचुएशन क्या होगी, वहां पे आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप जो है क्लोज रिलेशनशिप बनाओ, आप अपने एम्प्लॉइज के साथ जो है क्लोज हो जाओ, बल्कि ऑलरेडी सब कुछ सही चल रही है, बस आपका काम क्या है, अपने टास्क को जो है प्रोडक्टिव बनाना है, अपने काम को अचीव करवाना है। कहता है कि इन द स्ट्रॉन्ग इवेंट ऑफ स्ट्रांगली अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, poor defined task, poor working relationship, low power, the leader needs a task oriented approach again. This is because a poorly defined task is more complex and time consuming. There is simply insufficient time available to build positive relations with the team and accomplish task at hand. So कहता है कि जहां पे आपके पास अनफेवरेबल सिचुएशन होगी और टास्क है ओरिएंटेड काम नहीं चल रहा होगा, पुअरली टास्क डिफाइन होंगे, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वो जो है आपको क्या करना पड़ेगी, टास्क ओरिएंटेड चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों को उनके टाइम टास्क बता दोगे तो क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा, आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अपने जो है रोल्स पता हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी,
तो वो जो है काम के लिए सीरियस होना शुरू हो जाएंगे. So कहता है कि anywhere in the middle of these two extremes, there will be time to build more favorable relation with the team, which may lead to improved productivity. Therefore, PCM approach is likely to be the best. और कहता है कि इसमें जो है मॉडरेट सिचुएशन भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी, हमेशा जो एक्सट्रीम की सिचुएशन तो नहीं होगी. तो जब कभी आपके पास जो है मॉडरेट सिचुएशन होगी, वहां पे आप क्या करोगे, आप जो है क्लोज रिलेशनशिप अप्रोच की तरफ जाओगे और आप क्या करोगे, रिलेशनशिप को जो है क्रिएट करने की कोशिश करोगे ताकि आपके एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट हो और इंकरेज हो सके. नेक्स्ट आपके पास जो है वो बेनिस की है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. बेनिस ने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की थ्योरी दी है. क्या कहता है, कहते हैं कि बेनिस आर्ग्यूड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर, कि दो किस्म के लीडर हो सकते हैं, एक ट्रांजैक्शनल है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. ट्रांजैक्शनल लीडर कौन है, कहता है कि दीज लीडर्स सी द रिलेशनशिप विद देयर फॉलोअर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. दे गिव फॉलोअर्स द रिवॉर्ड दे वांट इन एक्सचेंज फॉर सर्विस, लॉयल्टी एंड कंप्लायंस. कि इनका गिव एंड टेक का सिस्टम होता है कि आप जो है मुझे आउटपुट दोगे, मैं आपको जो है उसका रिवॉर्ड दूंगा, मैं आपको उसके बदले में जो है सर्विसेज दूंगा, लॉयल्टी दूंगा और कंप्लायंस. ठीक है, आपकी जो नीड्स होंगी, जो रिक्वायरमेंट्स होगी, वो मैं फुलफिल करूंगा, आप मुझे जो है टास्क और अचीव करके दे. दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, कहता है कि सी देयर रोल एज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क एट लेवल्स बियॉन्ड मेयर कंप्लायंस. ओनली ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इज सेड टू बी एबल टू चेंज टीम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड मूव देम इन न्यू डायरेक्शन. और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इंस्पिरेशन क्रिएट करना चाहता है, वो इंप्रेस करता है लोगों को, उनके लिए रोल मॉडल बनने की कोशिश करता है और चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें और अपने जो उनके सेट करदा गोल्स हैं उससे वो आगे जाए, उससे बेहतर करने की कोशिश करें. और उसी किस्म का जो लीडर होता है उसके इंस्पिरेशन से लोग क्या करते हैं, रेडी भी होते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए. तो वो बंदा क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनका कल्चर होता है उसको भी चेंज कर सकता है और उसको एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है. और कहता है कि जी बेनिस की जो जेनेरिक स्किल्स हैं वो क्या है, कहता है कि बेनिस आल्सो सजेस्टेड दैट देयर वाज नो राइट वे टू लीड, हाउएवर ही सेट आउट सम जेनेरिक स्किल्स दैट स्ट्रांग लीडर्स शुड अप्लाई. कहता है कि आपके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसको आप कहो कि जी ये बिल्कुल ठीक है, मैं इस तरीके से चलूंगा तो 100% मेरा आउटकम होगा, बल्कि आपके पास जो है कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो आपको क्या कर सकती है कि राइट वे की तरफ डायरेक्ट कर सकती है. पहली चीज क्या है, कहता है कि द मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन, कि leaders must create a compelling cause or vision that will inspire and focus the attentions of those that they are leading. ठीक हो गया, कि वो क्या करे कि वो जो है अटेंशन को ग्रैब करे, वो ऐसे जो है उनको विजन बताए, ऐसे उनको ड्रीम दे, ऐसे उनको जो है मिशन दे, उनको जो है ऐसा ख्वाब दिखाए कि जिसको जो है वो अट्रैक्ट करे लोगों को और वो चाहे कि हम इसको अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए वो क्या करे, स्ट्रगल करे. दूसरा, द मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग, लीडर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट दिस cause और विजन इफेक्टिवली टू देयर ग्रुप. कि उसका काम क्या है कि वो जो है समझाए भी उनको बताए भी कि किस तरीके से हम इन चीजों को अचीव करेंगे, क्योंकि सिर्फ ही काफी नहीं है कि आप उसको कह दो कि हमने ये अचीव करा है, बल्कि कैसे अचीव होगा इसकी भी जो है एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है. थर्ड, द मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट, अ गुड लीडर मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट इन ऑल देयर इंटरेक्शंस विद देयर ग्रुप. कि वो जो है खुद लॉयल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा और जो है ऑनेस्ट रहेगा, जितने भी उनके साथ अपने ग्रुप के साथ उसकी जो अट्रैक्शंस होंगी वो लॉयल होगा, कोई भी बात उनसे छुपाएगा नहीं, उनको जो है मोटिवेट करेगा, इंकरेज करेगा और उनके साथ एक ही ट्रैक पे रहेगा. नंबर फोर्थ, द मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, लीडर शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. कि आपने ये क्या करना होगा कि अपने बारे में भी मैनेजर को या लीडर को पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी खूबियां हैं और उनकी कौन सी कमजोरियां हैं. जब वो जो है अपने अंदर खूबियां और कमजोरियों को पहचान लेगा तो वो तब ही बेहतर लीडर बन सकता है. लेकिन जब वो सिर्फ अपनी लीडरशिप पे जो है या अपनी जो है स्ट्रेंथ पे गुरूर करेगा या फोकस करेगा तो अपनी वीकनेसेस की वजह से वो मार खा जाएगा, वो उस तरीके से उसको लीड नहीं कर पाएगा. उसके बाद कोडलर की आ जाती है. ठीक है, मैनेजिंग चेंज, कोडलर ने जो है एक थ्योरी दी आपको किस चीज की, मैनेजमेंट जो है चेंज की, कि आपने चेंज को कैसे मैनेज करना होगा. ठीक है, कॉटलर सेट आउट द फॉलोइंग चेंज अप्रोचेस टू डील विद रेजिस्टेंस. क्योंकि हमेशा हम जो है एक बात सुनते हैं मैनेजमेंट में कि पीपल रेजिस्ट चेंज, कि कोई भी तब्दीली जब आती है किसी भी चीज में, स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैं लोग जो है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं. तो कोटर ने आपको बताया कि आपने इसको कैसे डील करना होगा जब लोग जो है रेजिस्ट करें चेंज को. तो पहली बात, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, कि आपने क्या करना होगा कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज करनी होगी. दिस अप्रोच aims to involve employees usually by allowing some input into the decision making. कि आप इनको जो है अथॉरिटी दो, आप इनको इन्वॉल्व करो कि वो आपके साथ वो जो नया स्ट्रक्चर जो आप डिफाइन कर रहे हो
उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने आप को उसका हिस्सा समझेंगे, वो खुद को इससे अलग नहीं कंसिडर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन वन साइडेड जा रही है, बल्कि वो अपने आप को पार्ट ऑफ द टीम समझेंगे। और दूसरी बात कहते हैं कि एम्प्लॉइज आर मोर लाइकली टू सपोर्ट चेंजेस मेड एंड गिव पॉजिटिव कमिटमेंट एज दे ओन द चेंज। क्योंकि कि जब वो जो है उस चेंज का हिस्सा बनते हैं तो वो क्या करेंगे, वो उसको सपोर्ट भी करेंगे और वो क्या करेंगे, उसके साथ कमिटेड भी रहेंगे कि ये चीज पॉसिबल हो जाए, क्योंकि वो उसके साथ खुद अटैच है। दूसरी बात कि एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि आपका उनको एजुकेट करना और उनको कम्युनिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि दिस अप्रोच एम्स टू कीप एम्प्लॉइज इन्फॉर्म्ड यूजुअली थ्रू प्रेजेंटेशन अबाउट द रीजन फॉर द रिक्वायर्ड चेंज। कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, कोई सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉइज को प्रेजेंटेशन दो, उनको बताओ प्रॉपर तरीके से कि ये चेंज क्यों जरूरी है, हम क्यों चेंज लेकर आते हैं। इससे क्या होगा, कहता है कि दिस अप्रोच रिलाइज ऑन द होपफुल believe that communication about the benefits of change to employees will result in their acceptance of the need to exercise the changes necessary। कि जब आप इस तरीके से इस अप्रोच पे जाओगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इससे क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि चेंज कितना जरूरी है, उससे लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा, और वो क्या होंगे, विलिंग हो जाएंगे उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, कि सिर्फ हम पे जो है लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें बेनिफिट क्या है। थर्ड चीज कहता है फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, कि आपको उनको जो है फैसिलिटेशन भी देनी होगी। कौन सी फैसिलिटेशन, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग, कि अगर नए सिस्टम चेंज लेकर आ रहे हो सिस्टम में, तो उन बंदों को ट्रेनिंग भी दो ताकि वो ये जो है इनसिक्योरिटी फील ना करें कि उनको हटाया जाए। और इसीलिए कहता है कि एम्प्लॉइज मे नीड हेल्प टू ओवरकम देयर फियर्स एंड एंजाइटीज अबाउट चेंज, कि उनके अंदर जो है खौफ होता है कि यार मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर ये नया सिस्टम आ गया, क्योंकि मैं तो इससे फेमिलियर नहीं हूँ। तो जब आप उसको जो है ट्रेनिंग दोगे, उसकी काउंसलिंग करोगे, तो वो जो है वो फियर उसका खत्म हो जाएगा। जब आप उसकी क्यूरीज को सॉल्व करेंगे, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। सेकंड, मैनिपुलेशन एंड कोऑपटेशन, कि आपने क्या करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है चीजों पे फैसिलिटेट करना, आपने जो है फोकस करना होगा, आपने जो है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना होगा। कहता है कि द इंफॉर्मेशन दैट इज डिसेमिनेटेड इज सेलेक्टिव एंड डिस्टॉर्टेड टू ओनली एम्फसाइज द बेनिफिट्स ऑफ चेंज, कि आप जो है उन चीजों पे फोकस करोगे कि जो चीजें क्या करे, लोगों को बेनिफिट साइड दिखाए, लोगों को जो है इनकरेज करे कि वो इसको एक्सेप्ट करे। और इसलिए कहता है कि इन्वॉल्व्स कोवर्ट अटेम्प्ट्स टू साइड स्टेप पोटेंशियल रेजिस्टेंस। और आप क्या करोगे कि जिन चीजों पे जो है उनके रेजिस्टेंस आने के चांसेस हैं, आप क्या करोगे, उनको जो है छुपाओगे, या जो है उनको क्या करोगे, टैक्टफुली डील करोगे। और लास्ट में कहते हैं निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, कि उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ एक एग्रीमेंट पे लेकर आओ एक बात को, कि दिस अप्रोच एनेबल सेवरल पार्टीज विद अपोजिंग इंटरेस्ट टू बार्गेन, कि जहां पे आपके जो है लोग ऑपोजिट में जा रहे हैं, जहां पे लोग जो है क्या कर रहे हैं, आपके साथ जो है उनके इंटरेस्ट जो है मैच नहीं हो रहा, तो आप उसका बार्गेनिंग करो, बातचीत करो, उसके जरिए से इसको सॉल्व करो। कहता है कि दिस बार्गेनिंग लीड्स टू सिचुएशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीमेंट, कि यहाँ पे फिर क्या होगा, इसका फायदा कि कुछ चीजों पे आपने जो है एग्रीमेंट करना होगा, कई चीजों पे आपने कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कहीं पे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करना, और इस तरीके से क्या हो जाएगा कि वो चेंज के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लास्ट थ्योरी आपके पास जो है वो क्या है, हैफिट्स की है। लीडरशिप टू मोटिवेट, लीडरशिप किस लिए होनी चाहिए, मोटिवेशन के लिए होनी चाहिए। कि हैफिट्स आर्ग्यू दैट मेन रोल ऑफ मैनेजर इज टू हेल्प पीपल टू फेस रियलिटी एंड मोबिलाइज देम टू मेक चेंजेस वेयर नेसेसरी, कि आपका जो लीडर का काम है वो क्या है, लोगों को क्या करे, कि मोटिवेट करे, इंकरेज करे, कि वो जो है रियलिटी को फेस करे, और जो चेंजेस आ रही है वो वक्त की जरूरत है, लोग को तैयार करे कि वक्त की जरूरत है, हमें ये चीज लेकर आनी होगी, और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। A true leader doesn't necessarily have all the answers. Instead, they encourage people to tackle the challenges themselves. कि वो जो है उसके पास जरूरी नहीं है कि हर बंदे के सवाल का जवाब होगा कि जी ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे मसला हल होगा। तो अब जरूरी नहीं है कि मैनेजर जो है या लीडर जो है उसको तमाम के तमाम सवालों का पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे ये चीज चलेगी। लेकिन वो इस चीज की एश्योरिटी देगा कि वो जो है इन चीजों को चैलेंज करेगा, इन चीजों की जो है टैकल करने के लिए खुद अपने आप को जो है आगे लाएगा, और अपने साथ लोगों को भी तैयार करेगा कि हमने इन चैलेंजेस से निपटना है, चाहे जैसे भी हो। In addition, Hafid suggested that anyone within an organization may have provided some degree of leadership in certain circumstances. और हैफिट्स ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जितने भी जो लोग हैं, जितने जो है पीपल हैं अटैच हैं उसके साथ, उन्होंने कोई ना कोई इस किस्म का जो है लीडरशिप की कोई ना कोई जो है सिचुएशन आई होगी जहां पे उसने अपना रोल परफॉर्म किया होगा। So this means that leader may sometimes simply emerge rather than being formally appointed by the organization. This is referred to as dispersed leadership, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो है लोग मौजूद होते हैं जिसके अंदर स्किल्स होती हैं, कुछ सिचुएशंस पे उन्होंने प्रॉब्लम्स को डील किया होता है, हैंडल किया होता है सिचुएशंस को,
तो अब आपको जो है जरूरी नहीं है कि आप कहो कि जी मैं लीडर को ढूंढूंगा, मैं उसको जो जॉब दूंगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लीडर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, उसको देखना होगा कि किसने किस सिचुएशन को कैसे टैकल किया था और किस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया। लास्ट में थ्योरीज को इन्होंने कंक्लूड किया हुआ है, कहता है कि कंटीजेंसी थ्योरीज आर ऑफन सीन एज द मोस्ट प्रैक्टिकल as they encourage leaders to understand their current circumstances and adapt to their approach accordingly। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी इसमें भी नजर आ गई है, क्योंकि हमें जो है जो प्रीवियस थ्योरीज पढ़ी थी वो जो है आपको खलाई बातें करी थी कि इस तरीके से करो, वो आप करो, ये चीज आप करो, वो चीज आप करो। तो वो ऑप्ट करना आप पे तो डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिचुएशन है, जो आपको कंटीजेंसी थ्योरी ने बताया कि आप अपने जो है लीडर्स को इनकरेज करो कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन अपने अप्रोचेस को चेंज करें, जो वर्क की जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करें। So कहता है कि however in practice most managers find it difficult to vary their leadership approach on a regular basis, instead simply finding a style that are comfortable with and sticking with it। कि आपको ये भी जरूरी नहीं है कि जो है हर वक्त आप अप्रोचेस चेंज करो, हर वक्त जो है नए नए तरीके लेकर आओ, बल्कि क्या है कि एक ऐसे तरीका ढूंढो कि जिससे आपके एम्प्लॉयज जो है खुश हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो और आप जो है जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर रहे हो। तो आपके लिए वो भी मोर देन एनफ है और आप उसी को लेकर चलो कि किस तरीके से आपने जो है सिचुएशन को टैकल करना होगा। लास्ट में हमारी जो है चैप्टर की समरी है, ठीक है। सो फार हमने क्या देखा इस चैप्टर में, हमने जो है उसको समराइज कर लेते हैं। हमने जो है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट लिया, जिसमें हमने क्लासिकल अप्रोचेस देखे, टेलर और फ्योल को देखा जिन्होंने जो है किस पे फोकस किया था, वर्क रिलेटेड जो है ज्यादातर बात की थी। फिर एल्टन मायो और जो है ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स आए, उन्होंने जो है हॉटसन स्टडीज वगैरह की, उन्होंने कहा कि जी लोगों के लिए सिर्फ पैसा और ये चीजें नहीं है, बल्कि उनके लिए जो है मोटिवेशन की जो है बहुत जरूरी है, उनको इनकरेज करना चाहिए। पीटर ड्रकर और मिंट्स वगैरह ने भी इसी पे काम किया, इन्होंने जो है मजीद उसके जो है एलेबरेट करके बताया आपको कि किस तरीके से आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को टैकल करना होगा। फिर आपके पास जो है हमने देखा कि लीडरशिप क्या है, ठीक है, हम लीडरशिप की तरफ आए। हमने मैनेजर को देखा कि सुपरवाइजर कौन होता है, तो हमने कहा कि लीडर क्या है कि लीड करता है, मैनेजर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, लीडर जो है बाय बर्थ होता है, मैनेजर जो है उसके अंदर खूब जो है वो क्या करता है, चीजों को मैनेज करने की, टैकल करने की कोशिश करता है। सो मैनेजर को अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज आउट करनी पड़ती है, और सुपरवाइजर थर्ड पर्सन होता है, वो चीजों को एनालाइज करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि जिनके पास जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हमने डिफरेंशिएट की थी कि अथॉरिटी किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, किसे कहते हैं। फ्रेंच एंड रेवन ने उसके बारे में आपको जो है डिटेल में बताया था। फिर हम जो है लास्ट में जो हमारी जो कल से हमने स्टार्ट की वो क्या थी, लीडरशिप की थ्योरीज थी। ठीक है, कि हमने कहा कि सिचुएशनल अप्रोच होनी चाहिए, कॉन्टीजेंसी अप्रोच की तरफ आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देखनी चाहिए, चेंज को कैसे आप मैनेज करते हो, और लीडरशिप आपके पास जो है मोबिलाइज होनी चाहिए, ठीक है, वो जो है सर्कमस्टांसेस बेस्ड होनी चाहिए। और हमारे पास कुछ स्टाइल जो आपको बताए वो क्या था, ब्लेक और माउंटेन ने बताया था, और एशरीज ने बताया था कि ग्रिड के जरिए से जो है ब्लेक ने बताया कि आपने जो है इसको ग्रिड पे वेरी करना है, जहाँ पे वो लाई करता है आपने क्या करना होगी, उसके अंदर स्किल्स को डेवलप करना। सो ये जो है यहाँ तक हमारा चैप्टर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में तो मुझसे पूछ सकते हैं।